सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है, 14th of September, एज आई कैन सी। यस तो सर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, मीन्स 4 महीने हो गए, राइट। एंड डोंट वरी अबाउट इट। आप लोगों को लगेगा कि अरे कब खत्म होगा, जल्दी खत्म करो सिलेबस तो हम जल्दी इंटरव्यू के लिए जाएंगे। देखो, जल्दी का काम शैतान का होता है, पहली बात। सेकेंड थिंग इज लाइक दैट कि आपको प्रिपेयर होने में, आपका माइंडसेट बनने में जो टाइम जो लगता है ना, वो टाइम देना रिक्वायर्ड है। अब आप बोलोगे माइंडसेट बनने में क्या है, लाइक, है ना, क्योंकि अगर सपोज आपका बैकग्राउंड कोई इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, या बीएससी है, बीकॉम है, तो आप एक आईटी फील्ड में आ रहे हो, आप आपके पूरा लाइफ करियर आप ट्रांजिट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो आप एक इंडस्ट्री पर्सन के लिए आप चेंज हो रहे हो, तो वो माइंडसेट चेंज होने में टाइम लगता है। एंड आप अभी नई टेक्नोलॉजीज देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उसे हैंडी करने में, एक्सपर्टाइज करने में, उसके अंदर प्रॉपर एक्सपीरियंस गेन करने में टाइम लगता है। तो वो टाइम पीरियड जो होता है ना, वो देना जरूरी होता है। और ये इट इज वेरी गुड थिंग कि आप लोगों को अभी टाइम मिल रहा है, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो चीजों की, माइन्यूट लेवल के ऊपर जाओ, डिटेल्स के अंदर प्रैक्टिस देखो। बहुत सारे एआई टूल्स है, बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, जहां से आपको ट्रिमेंडस लेवल ऑफ नॉलेज आपको मिलेगा रिलेटेड टू द टेस्टिंग। जाओ, देखो, और फोकस्ड रहो कि लाइक अभी आपने मैनुअल टेस्टिंग पढ़ा है, एपीआई पढ़ा हुआ है, आपने वेब ऑटोमेशन पढ़ा हुआ है ना, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस रखो रेदर देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। बहुत सारी टेस्टिंग है, लॉट ऑफ टेस्टिंग आर देयर, है ना, टाइप ऑफ टेस्टिंग्स आर देयर, बट यू शुड हैव टू फोकस द एरिया विच यू लर्न नाउ, है ना। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है उसके ऊपर फोकस रखो और उसकी प्रैक्टिस करो। बाकी जो टाइप्स ऑफ टेस्टिंग जो है, जब आप एक बार ज्वाइन कर लोगे कंपनी में, आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर, फिर धीरे धीरे वो सारी टेस्टिंग सीखते रहना और अपने करियर को आगे बढ़ाते रहना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर हेल्थ डोमेन। ओ या, मैंने मेरा इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया, सॉरी। सो माय नेम इज मुकुल सोलंकी एंड फ्रॉम लास्ट आई गेस 4 4 इयर्स आई एम विद वेलोसिटी। मैं ज्यादातर प्रोजेक्ट्स एसक्यूएल और यूनिक्स से यहाँ पे कंडक्ट करता हूँ। एंड आई हैव टोटल 6.5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एमएनसी कंपनीज। ओके, एंड या राइट नाउ ऑल्सो एमएनसी कंपनी है अभी। सो yeah, this is the short and simple introduction of me. Let's start. Let me share my screen. And yes, you can call me, message me at any time. Okay, if you have any doubt related to the project, related to the technology, related to, if you have any doubt कि अगर आपको कुछ कंसल्टेशन भी चाहिए, तो you can call at any time to any velocity faculty. ओके, किसी भी वेलोसिटी फैकल्टी को आप कभी भी किसी भी टाइम पे कॉल मैसेज कर सकते हो, बिकॉज इट इज नॉट, वेलोसिटी इज नॉट लाइक ए कॉलेज, है ना, कि एक बार यस सर। आपका कोर्स हो गया खत्म, फिर वॉचमैन भी नहीं पहचानता है। वॉचमैन भी कॉलेज में अंदर जाने से पहले बोलता है कि एंट्री करके जाओ, है ना, करेक्ट है सर। है राइट। Yes. कॉलेज वाले जो होता है, बैच पास हो गई तो जो नई बैच जो होती है उसके ऊपर फोकस करते हैं। जो बैच पास हो चुकी है उसको प्लेसमेंट देना, या उसको असिस्टेंस देना, कि उनको कुछ हेल्प चाहिए उनके करियर में, तो वो गाइडेंस देना। इतना आपने लाख लाख रुपए फी भरी होगी कॉलेजेस के अंदर, बट वो अभी ऐसा कोई कॉल आता है क्या कि नहीं, हमारे पास हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आप आ जाओ, हम एकदम कम रेट में या फ्री ऑफ चार्ज में हम आपको ट्रेनिंग्स देते हैं, ऐसे कुछ आता है कॉलेज से? नो, नो सर। है ना। यही हमारे एजुकेशन सिस्टम का माइनस पॉइंट है, बट ओके, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। बट या, वेलोसिटी इज लाइक ए फैमिली, है ना। अभी आप वेलोसिटी में आ चुके हो तो आप आखिरी तक यहाँ पे रहने वाले हो। नो वरी अबाउट इट। आज से सपोज आपने कंपनी ज्वाइन की, 2 साल हो गए आपको, आपका ये व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, आपके पास फैकल्टीज के नंबर भी है। 2 साल 2.5 साल के बाद भी अगर आपको करियर शिफ्ट करना है, आपको कंसल्टेशन चाहिए, या कुछ आपको स्किल अपग्रेड करनी है, या उस टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, उस टाइम पे भी आप फैकल्टी को कांटेक्ट करके आपके डाउट सॉल्व करवा सकते हो। नो वरी अबाउट इट, है ना। एंड इट्स योर राइट, है ना, ये आपका अधिकार है ना, कि यू शुड हैव टू क्लियर योर डाउट्स, बिकॉज अभी आपने वेलोसिटी में कितनी फीस पे की हुई है, बताओ भला मुझे। 42,000। 42,000. 1000, है ना। तो आपने यहाँ पे 42,000 डायरेक्ट पे किए हुए हैं, बट मैं बताऊँ कि इससे कहीं ज्यादा आपने इनडायरेक्टली पे किए हुए हैं। लाइक 42,000 तो आपने डायरेक्ट फी पे की,
बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने सेकेंड हैंड लैपटॉप परचेस किया होगा ये कोर्स करने के लिए, या नया लैपटॉप परचेस किया होगा, या फिर लैपटॉप में कुछ रिपेयरिंग की होगी, की है यस सर। ना? तो हम उसका पकड़ के चलते लाइक 35,000 है ना, एक राउंड फिगर वैल्यू 35,000 की। किसी ने एक बेसिक लैपटॉप लिया हुआ है या सेकेंड हैंड लैपटॉप भी आपने लिया होगा, तो ये 35,000। अगर आप यहाँ पे 6 महीने वेलोसिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, 6 महीने आप कहीं भी छोटी मोटी कंपनी में भी लग जाते थे, है ना, कम से कम आपको 10,000 रुपये महीना तो भी मिल ही जाता था, राइट? है ना? यस सर। टाइप राइटर की भी जॉब कर लिया ना तो भी 10,000 रुपये मिल जाते हैं आज की तारीख में। तो 10,000 रुपये तो मिल जाते थे। 6 महीने आपने अगर वहां पे काम किया होता तो 60,000, 60,000 रुपये आप वहां पे कमा लेते। तो अगर मैं यहाँ पे 60,000 रुपीज कंसिडर करूँ, है ना, और बाकी आपका खाने पीने का 6 महीने अगर आप यहाँ पे घर पे हो, तो खाने पीने का, रहने का, लाइट बिल, ये सब गिना चुना के आपका आराम से यहाँ पे 1.5 लाख के आसपास हो जाता है। एंड इफ आई डिवाइडेड दिस टोटल वैल्यू, है ना, अगर मैं यहाँ पे 1.5 लाख लेता हूँ डिवाइडेड बाय 6 महीने मीन्स 180 डेज, तो एक दिन का कितना हो गया, 833 मीन्स नियर अबाउट 1,000 रुपये पर डे लेके चलो, है ना। तो आप वेलोसिटी में नियर अबाउट 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से पे कर रहे हो। क्या आपके पास 1,000 रुपीज पर डे का जॉब था इसके पहले? नो सर। यस एवरीवन, था क्या नो आप लोगों के सर। पास? यस सर। है ना। तो वो नहीं था, इस वजह से आप यहाँ पे आए हुए, यू आर पेइंग लॉट ऑफ मनी डायरेक्टली प्लस इनडायरेक्टली। कभी भी है ना, देखो, जब हम एस्टिमेशन भी लेते हैं मैनुअल में यूजर स्टोरी का, है ना, हम डायरेक्ट एस्टिमेशन लेते हैं, इनडायरेक्टली हम कुछ ऐड करते हैं। अगर 2 दिन में वो यूजर स्टोरी प्रैक्टिकली टेस्ट होने वाली है, फिर भी हम क्या बोलते हैं, 3 दिन, राइट, 3 डेज, बिकॉज एक यस सर। बफर टाइम होता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट लेके चलते हैं, लाइफ में भी वैसे ही लेके चलो, है ना। तो यहाँ पे इट्स राइट, है ना। और आपको यहाँ पे ये सोच के चलना है कि आपने इतना पैसा पे किया हुआ है, तो यू शुड हैव टू बी, वी कैन से, आपको उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है ना। 1,000 रुपीज पर डे पे कर रहे हो, 2,000, 3,000, 5,000 तक का आप यूटिलाइज करो वहां पे। अच्छे से स्टडी करो, डेली मॉक करो। ओके एवरीवन। यस सर। और जो भी डाउट्स है फैकल्टी से सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, एंड मेक श्योर कि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो कोई भी सेशन के अंदर। भले आपका प्रोजेक्ट सेशन हो रहा है, एसक्यूएल हो रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करो, तभी समझता है कि फैकल्टी जो आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रही है, क्या वो आपको समझ में आया या नहीं आया। हम एक बार, 2 बार, 10 बार भी पढ़ाएंगे आपको, ऑन कॉल लेके, पर्सनल मीटिंग लेके भी आपको अगर पढ़ा देंगे, अगर आपको ज्यादा इशू आ रहा है तो, है ना। बट समझना इज इम्पोर्टेंट। आपसे जब तक रिप्लाई नहीं आएगा, फीडबैक नहीं आएगा, तब तक हम भी कंफ्यूज में रहते हैं कि अरे यार समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। हम जो हमारा भी वीकेंड से ऑफिस टाइम निकाल के आप लोगों के लिए मीन्स यहाँ पे है, तो हमें भी समझ में आना चाहिए कि हम जो डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या सिंप्लीफाइड है, समझ में आ रहा है। तो टू वे कम्युनिकेशन इज मैंडेटरी वन। ओके, सो चलिए हेल्थ केयर की तरफ बढ़ते हैं। एंड या किसी को पता है हेल्थ केयर डोमेन क्या होगा? कहीं पे देखा, सुना, पढ़ा? हेल्थ केयर क्या हो सकता है, क्या लगता है? Sir, like insurance domains, like medical side. यस, इट इज, वी कैन से, कनेक्टेड टू द इंश्योरेंस डोमेन, बिकॉज बहुत बड़ा पार्ट जो है लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का, इट इज रिलेटेड टू हेल्थ केयर डोमेन, है ना। Yes, sir. यस, इट इज रिलेटेड टू, बट व्हाट अबाउट द हेल्थ केयर? क्या लगता है आप लोगों को, कुछ आइडिया? The things related to hospitalization means bill register reception राइट, something like राइट, that. राइट, है ना। हम थोड़ा उसे ट्यून करेंगे, थोड़ा ग्रूम करते हैं इस चीज को। देखो, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, आप कहीं अगर किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गए होगे, बहुत बड़े हॉस्पिटल में कभी भी, तो आपने देखा होगा, हम रिसेप्शनिस्ट काउंटर पे जाते हैं, वो हमारा नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, है ना, सब कुछ पूछते हैं और उनके सिस्टम में वो फीड करते हैं। तो वो फीड कहाँ पे करते हैं? कुछ एक्सेल फाइल है क्या? नहीं, उनका एक सिस्टम No. बना हुआ होता है, एप्लीकेशन होता है ना, उसके अंदर वो Yes, sir. फीड करते हैं। वो सब कुछ ऐड करने के बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर या यूआईडी नंबर, पीआईडी नंबर, ऐसे एक यूनिक आईडी जनरेट होता है हमारा, है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है फॉर एग्जांपल। फिर जब हम डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट हमारी फिक्स हो जाती है, तो वो लोग कभी कभी पूछते हैं आपका रजिस्ट्रेशन आईडी बताइए। आप बोलते हैं 25000192। आपका रजिस्ट्रेशन आईडी जैसे वो पुट करता है, उसको डायरेक्टली सारी आपकी इन्फॉर्मेशन
दिख जाती है। वो बोलता है कि ठीक है, XYZ डॉक्टर के साथ मुझे मेरी कल 11 बजे की अपॉइंटमेंट चाहिए। तो 16 तारीख को 11 बजे की, सुबह 11 बजे की वो अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर देता है, हमें मैसेज आ जाता है कि योर अपॉइंटमेंट हैज बीन शेड्यूल्ड, है ना। और फिर यहाँ पे हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, उसके पहले उसके सिस्टम के ऊपर हमारी पूरी जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है, हमने जो फाइल रिपोर्ट्स जो हमने सबमिट की हुई है, वो सारी डॉक्टर के पास पहुंच गई होती है ऑलरेडी। और वो डॉक्टर वो रिपोर्ट्स फाइल देख के हमें कंसल्ट करता है प्रॉपरली। एंड वो उसकी फाइंडिंग्स जो होती है वो सिस्टम में ऐड करता है कि जैसे कि पेशेंट को कफ है, हाई फीवर है, टेम्परेचर इतना है, बीपी इतना है, डायबिटीज इतना है ना, जो भी सिम्टम्स हो गए उसके। सपोज अगर निमोनिया हुआ है तो निमोनिया के जो कुछ सिम्टम्स जो है वो सिस्टम में फीड करेगा। जैसे ही आप बाहर निकलोगे, आपको मेडिकल के पास जाओगे, आप मेडिकल के अंदर आप आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बताते हो, डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया होता है वो डायरेक्टली उस हिसाब से आपको मेडिसिन देता है। और वहाँ पे उसका बिलिंग सिस्टम होता है ना। वो प्रॉपरली वहाँ पे बिल करता है, आपको बिल देता है, एक प्रिंटेड बिल मिलता है हमें, है ना। प्रॉपरली मेडिसिन वगैरह सब मेंशन होते हैं वहाँ पे। और देन फाइनली हम वहाँ पे कैशियर के पास आते हैं और हमारा जो कुछ OPD का बिल होगा या IPD का बिल है वो वहाँ पे करते हैं। एंड देन अगर हमारा मेडिक्लेम है तो मेडिक्लेम के लिए प्रोसेस करते हैं हम, है ना, फाइल बना के। तो ये सारी चीजें जो हो रही है एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के अंदर हो रही है ना। यस सर। राइट। तो ये हो गया Yes. पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज रिलेटेड टू द पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बट इफ यहाँ पे मैं सोचू, हमें यहाँ पे सोचना है, अभी देखो, अभी एज ए टेस्टर यू हैव टू थिंक फ्रॉम ग्राउंड कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक एडमिन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। कि आप एज ए कस्टमर, आपका एक्सपीरियंस कैसा उस एप्लीकेशन के अंदर, और एज ए एडमिन आपका एक्सपीरियंस कैसा है ना। वो हम देखेंगे धीरे धीरे, सारी चीजें धीरे धीरे सॉल्व होगी। कुछ ज्यादा टेंशन लेना नहीं है हमें, ओके। तो हेल्थ केयर इज रिलेटेड टू हॉस्पिटल्स, इतना याद रखो, है ना। आपने जो बताया इंश्योरेंस रिलेटेड, आई गेस प्रणव ने बताया, दैट इज ऑल्सो राइट। क्योंकि सारी चीजें कहाँ पे हो रही है, हॉस्पिटल के अंदर हो रही है ना। और हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे लोग मेडिक्लेम्स निकालते हैं, या फिर गवर्नमेंट की भी स्कीम्स होती है ना। आयुष्मान भारत हो गया, राजीव गांधी हो गया, वो स्कीम के अंडर भी ट्रीटमेंट की जाती है। तो वो बिलिंग सिस्टम जो होता है वहां पे इंश्योरेंस का भी पार्ट आता है, बहुत बड़ा पार्ट आता है। दैट इज द मॉड्यूल, वन ऑफ द मॉड्यूल। बट इंश्योरेंस डोमेन इज टोटली डिफरेंट, है ना। इंश्योरेंस डोमेन डिफरेंट है। हॉस्पिटल हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है क्या? नो। No, sir. नो। हॉस्पिटल हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट कर पाओ, है ना। तो वो इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बट इंश्योरेंसेस नहीं प्रोवाइड करता है, पॉलिसीज नहीं प्रोवाइड करता है। पॉलिसी प्रोवाइड करने वाली हमें टाटा AIG, है ना, पॉलिसी बाजार, ये अलग अलग कंपनीज है। यस सर। ओके, आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा है। इज इट क्लियर मैं क्या डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, Yes, Yes, sir. sir. Yes, है sir. ना। Yes, अगर sir. Yes, sir. समटाइम्स समटाइम्स मैं भावनाओं में बह जाता हूँ, और मेरी बोलने की जो स्पीड जो है, टॉकिंग स्पीड, वो थोड़ी बढ़ जाती है। सो अगर ऐसा होता है और आपको समझ में नहीं आता है, सो प्लीज मुझे तभी के तभी ब्रेक कीजिए एंड मुझे बोलिए कि सर थोड़ा स्लो हो जाओ। ओके, ओके सर। Yes, या sir. Yes. ठीक है। सो बैक टू द पॉइंट। तो यहाँ पे इंश्योरेंस डोमेन अलग डोमेन है। देर आर लॉट ऑफ डोमेन्स, देर आर इंश्योरेंस डोमेन, हेल्थ केयर डोमेन, टेलीकॉम डोमेन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डोमेन, एयरलाइन डोमेन, OTT डोमेन, है ना। OTT टेस्टिंग अभी आप लोग देखते होंगे, OTT हम देखते हैं, नेटफ्लिक्स, Amazon, उसका भी एक डोमेन अलग से आ जाता है। पेमेंट डोमेन अलग से आ जाता है। देर आर लॉट ऑफ डोमेन्स आर देयर, उन डोमेन्स के अंदर हम टेस्टिंग्स करते हैं। चलो, ओके। हेल्थ केयर देखो, बिफोर डायरेक्टली जंपिंग ऑन द टेस्टिंग पार्ट के हाउ वी आर टेस्टिंग द हेल्थ केयर, हमें कुछ हेल्थ केयर की टर्मिनोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमें हेल्थ केयर की टर्मिनोलॉजी ही नहीं समझी, है ना, तो हमें वो उसे टेस्ट नहीं करते आएगा, है ना। अगर आपने ABCD नहीं पढ़ा तो डायरेक्टली आप वर्ड्स नहीं लिख सकते हो, है ना, लेटर सेंटेंस नहीं लिख सकते हो आप लोग। तो हमें ABCD पढ़ना जरूरी है। सो देर आर सर्टन डेफिनेशंस आर देयर, है ना। तो हम पहले थोड़ा डेफिनेशन पार्ट देखेंगे,
मैं आपको बहुत सारे कंपनीज के एग्जांपल्स भी दूंगा, टेस्टिंग के लिए एक एप्लीकेशन भी दूंगा, डेमो एप्लीकेशन, जहाँ पे आप टेस्ट करके आप आपका फ्लो रन कर पाओ। देन मैनुअल की कुछ यूजर स्टोरी, एपीआई की कुछ यूजर स्टोरीज भी हम देखेंगे जो आप इंटरव्यू में बता पाओगे। डिफेक्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे जो आप इंटरव्यू में बता पाओगे, है ना। देन कुछ क्यू असाइनमेंट्स भी होंगे जो हम यहाँ पे कंडक्ट करेंगे, जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल रहेगा वो। एंड यहाँ पे टेक्निकल फ्लो, पॉलिसी फ्लो, सॉरी टेक्निकल फ्लो और बिजनेस फ्लो, ये दो फ्लोज हम यहाँ पे देखेंगे रिलेटेड टू द हेल्थ केयर। सो चलिए थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। हेल्थ केयर डोमेन, फॉन्ट थोड़ा बढ़ा दूं या इट इज ओके? Yes, sir. It दिख is रहा है okay. सबको? यस सर। It is okay. हाँ, ये क्या है ना, ये टाइप करने से अच्छा मैंने ये ले लिया है, सो हमारा टाइम हमारा सेव होगा, है ना। वी हैव टू इन्वेस्ट अवर टाइम फॉर टेस्टिंग। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो ये इस वजह से डायरेक्ट है ना। तो हेल्थ केयर डोमेन टेस्टिंग इज अ प्रोसेस टू टेस्ट हेल्थ केयर एप्लीकेशन। देखो हेल्थ केयर एप्लीकेशन इसके नाम होता है, इसका प्रॉपर नाम है, वो नाम मैं आगे बताऊंगा, उसे पीएमएस एप्लीकेशन बोला जाता है। फॉर वेरियस फैक्टर्स लाइक स्टैंडर्ड्स, सेफ्टी, compliance, cross dependency with other entities, etc. है ना। द पर्पज ऑफ हेल्थ केयर डोमेन टेस्टिंग इज टू इंश्योर क्वालिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ हेल्थ केयर एप्लीकेशन। हमें हेल्थ केयर टेस्टिंग की नीड क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ हेल्थ केयर टेस्टिंग, ये उसका आंसर है ना। टू इंश्योर द क्वालिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, सेफ्टी, इफिशिएंसी, ये सब कुछ हम यहाँ पे हेल्थ केयर एप्लीकेशन के अंदर देखते हैं। दिस इज द जनरलाइज्ड आंसर। मेन ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाई डू वी रिक्वायर एन एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर डोमेन। हेल्थ केयर डोमेन में एप्लीकेशन क्यों रिक्वायर्ड है? पुराने जमाने में आपने देखा होगा, अभी अगर कोई छोटा क्लिनिक है आज के तारीख में फॉरेन में, यूएसए, कनाडा, मेक्सिको, मीन्स नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप, है ना, और ऑस्ट्रेलिया भी आप ले सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये नीचे वाला पार्ट। आशिया में थोड़ा अभी बहुत लिमिटेड है, सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्टर्न एंड एशिया में। बट इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, हर एक छोटे से छोटा क्लिनिक और बड़े से बड़ा हॉस्पिटल भी यहाँ पे पीएमएस एप्लीकेशन या हेल्थ केयर एप्लीकेशन यूज करता है टू सॉर्ट द डाटा, है ना, डाटा को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि आपने पुराने जमाने में देखा होगा, वो क्या करते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, वो नाम लिख लेते हैं, है ना, 23 नंबर पूनम देशमुख, ऐसे नाम लिख लेते हैं वो, राइट। Yes, sir. पेन पेपर से वो सब कुछ करते हैं। डॉक्टर भी जब प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, वो ऐसे पेन पेपर से ही लिख के देता है, वो समझता भी नहीं हमें कि उसने क्या लिखा हुआ है। रिपोर्ट्स निकालने के लिए जाते हैं, है ना। तो लाइक वहां पे डाटा प्रॉपरली मेंटेन नहीं है। अगर किसी पेशेंट की हिस्ट्री अगर हमें देखनी है, तो वो वहां पे फाइंड आउट करना प्रॉपर हिस्ट्री, वो बहुत मीन्स हेक्टिक हो जाता है। बट इफ यू यूज द एप्लीकेशन, हमारा सब कुछ सॉर्ट हो जाता है। सो वेन एवर ए न्यू पेशेंट कम्स टू द हॉस्पिटल, देखो जब भी कोई पेशेंट, नया पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, हम क्या करते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का डाटा स्टोर किया जाता है। अब अगर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, हजारों पेशेंट्स आएंगे, हजारों रजिस्ट्रेशन हो गए एक दिन के अंदर ही। अब रूबी हॉल क्लिनिक है या फिर जुपिटर हॉस्पिटल है मुंबई का, तो हजारों पेशेंट्स आते हैं वहां पे, तो उनका सबका डाटा अगर पेन पेपर से मेंटेन करने के लिए बैठेंगे, तो क्या वो मेंटेन कर पाएंगे प्रॉपरली? No, नहीं, sir. No, sir. है ना। इफ एग्जिस्टिंग और न्यू पेशेंट, तो अगर उन्हें ये देखना है कि ये पेशेंट एग्जिस्टिंग है, मीन्स ऑलरेडी सपोज फॉलोअप के लिए आया हुआ है, 2-3 बार आ चुके हैं, एंड देन मेडिकेशंस के लिए आए हुए हैं, या फिर कोई नया पेशेंट है, उससे भी वो भी पता चलता है ना। अगर कोई एग्जिस्टिंग पेशेंट है, अगर उसको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट चाहिए, ओपीडी के अपॉइंटमेंट लेते हैं हम, तो वो अपॉइंटमेंट का डाटा यहाँ पे स्टोर किया जाता है। देन टू मेंटेन द विजिट ऑफ ऑल पेशेंट इनसाइड द हॉस्पिटल, अगर सपोज पेशेंट आया हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ, वो आईपीडी हो गया, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। ओपीडी और आईपीडी का फुल फॉर्म होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, पता है सबको? यस सर। Yes, sir. यस ना, सर। ये ओपीडी एंड आईपीडी, तो वो विजिट का डाटा मेंटेन किया जाता है। फिर देखो बहुत बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर अगर कोई आईसीयू के अंदर है और उसके फैमिली मेंबर्स उसे मिलने के लिए जा रहे हैं, तो उनका भी डाटा मेंटेन किया जाता है। क्योंकि अगर वो बंदा बेचारा उम्र लायक था, वो एडमिट हुआ है, और ये बाहर से जो उसको मिलने के लिए जा रहा है उसको कोरोना था, वो उसको मिलने के लिए अंदर गया, उसको पेशेंट को कोरोना हो गया विजिटर की वजह से, और पेशेंट मर गया, है ना। ये कोरोना में बहुत बार हुआ है,
ये चीजें, सो दैट्स वाई ये डाटा भी मेंटेन करना जरूरी है कि कौन उसको मिलने के लिए आया था। ऐसा ना हो कि कोई अननोन पर्सन हॉस्पिटल के अंदर आया और वो उसको मार के चला गया, या फिर ऑक्सीजन के नली निकाल के चला गया। आपने देखा होगा मूवीज में, सीरीज में दिखाते हैं वैसे। यस सर। Yes, sir. है ना? Yes. तो वो भी मेंटेन करना जरूरी है कि कौन मिलने के लिए आया था, है ना। फिर सीआईडी लगती है उसके पीछे। देन टू मेंटेन द डाटा ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेस एंड अदर स्टाफ। देखो, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, हम सिर्फ पेशेंट की बात कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द अदर स्टाफ। जेनेटोरियल स्टाफ होता है, क्लीनिंग स्टाफ होता है, नर्सेस होती है ना। वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स के नीचे जो लाइक ट्रेनी इंटर्न्स जिसे बोलते हैं वो होते हैं, है ना। लॉट ऑफ पीपल्स आर देयर, वॉचमैन्स होते हैं, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं, कैशियर्स हो गए, एडमिन डिपार्टमेंट वाले लोग हो गए। तो सारे स्टाफ का डाटा भी मेंटेन करना जरूरी है। कितने लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, या फिर कौन से डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनको कितनी सैलरी जाती है ना। सब कुछ वो भी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हॉस्पिटल के अंदर ही आ गया। मैंने क्या बोला, एडमिन पर्सपेक्टिव से सोचो, तो ये एडमिन पर्सपेक्टिव से आ गया। मेंटेन द स्टॉक, है ना। स्टॉक मेंटेन करना भी जरूरी है हॉस्पिटल के अंदर। सपोज अगर 1000 बेड है और 1000 पेशेंट आ गए, तो पता कैसे चलेगा कि अभी ये जो 1001 नंबर का जो पेशेंट आया है वो कहाँ पे जाएगा, लाइक, है ना। क्या वो बेड ढूंढते बैठेगा क्या, जैसे हम होटल के अंदर टेबल ढूंढते हैं वैसे? नहीं। नो सर। No. तो वहां पे पता भी चलना चाहिए कि कौन से वार्ड के अंदर, कौन से सेक्शन के अंदर, कौन से नंबर का बेड यहाँ पे अभी 2 घंटे में खाली होने वाला है, तो इस पेशेंट को वहां पे शिफ्ट करेंगे, है ना। देन यहाँ पे मेडिसिन का स्टॉक, मेडिसिन का कौन सा स्टॉक है, कौन सा खत्म हो चुका है, कौन सा खत्म होने वाला है ना। तो ऑर्डर करने के लिए इजी हो जाता है। देन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि मास्क हो गया, ग्लव्स हो गए, सिरिंज हो गए, इंजेक्शंस हो गए, है ना। तो वो भी यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। देन हाउसकीपिंग स्टॉक होता है। हाउसकीपिंग स्टॉक जो होता है, जैसे कि सैनिटाइजर्स हो गया आप लोगों का, फिनाइल क्लीनर्स, या जो हम मॉप जो यूज करते हैं वो मॉप हो गया। तो वो भी मेंटेन करना पड़ता है हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि ऐसे तो नहीं होता है कि अरे चलो झाड़ू खराब हो गई, डॉक्टर ने 50 रुपए दिए, बाहर से झाड़ू लेके आ गए, ऐसे होगा क्या? नो। वो पूरा मेंटेन करना पड़ता है वो चीजें सारी के सारी। छोटे मोटे क्लिनिक ठीक है, बट मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पे 1 रुपया भी यहाँ से वहां पे नहीं जा सकता है। तो दीज आर द थिंग्स ये मेंटेन करने के लिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, सबमिट एंड वैलिडेट द क्लेम फॉर पेशेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट अगर आया हुआ है, अगर उसका ऑलरेडी इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस की डिटेल पेशेंट से लेना एंड उसका क्लेम पास करवाना। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है। अब ये सारी चीजें कोई एक फिजिकल पर्सन करना तो मुश्किल है। टीम भी अगर बिठा दिया आपने तो दैट इज ऑल्सो टीडियस टास्क फॉर एवरीवन। तो यहाँ पे इसके लिए एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है। तो फॉर दीज रीजंस वी नीड द एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर डोमेन। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस सर। Yes, sir. ग्रेट, है ना। देखो, एक बात ध्यान में रखना कि हमें यहाँ पे, अगर हम इंश्योरेंस का भी देखो कुछ देख रहे हैं, है ना, इंश्योरेंस के कुछ डेफिनेशन देख रहे हैं, या फिर हेल्थ केयर रिलेटेड अगर हम कुछ डेफिनेशंस देख रहे हैं, तो क्या हमें घर घर जाकर इंश्योरेंस की पॉलिसीज बेचना है, या कोई हॉस्पिटल के अंदर जाकर कहीं पे काम करना है उस एप्लीकेशन के ऊपर, या उस एप्लीकेशन को No. टेस्ट करने वाला टेस्टर बनना है? टेस्टर। टेस्टर। सो वी Tester. शुड हैव टू फोकस ऑन द फंक्शनैलिटी पार्ट। हमें फंक्शनैलिटी देखनी है, बट उस फंक्शनैलिटी का नाम दिया होता है, तो वो नाम तो हमें समझ में आना चाहिए, है ना। Yes, sir. यस सर। इस वजह से है ना। दैट इज द थिंग। क्योंकि आप लोगों को ई कॉमर्स पता है, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वो डोमेन आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ई कॉमर्स, है ना। Yes, sir. तो वैसे ही हेल्थ केयर नहीं पता होता है, सो दैट्स व्हाई। ओके, सो टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द हेल्थ केयर डोमेन, कुछ टर्मिनोलॉजीज है, फटाफट देखते हैं। इंश्योरर, an entity or insurance company which creates plan, sell policy and reimburses policy holder, है ना, और provided the submitted valid claim। तो इंश्योरर कौन होता है? इंश्योरेंस कंपनी ही होती है जो प्लान क्रिएट करती है, सेल करती है पॉलिसीज को, है ना। उसके रिइम्बर्समेंट मीन्स कंपेंसेशन, नुकसान भरपाई, है ना।
क्लेम्स पास करती है, किसे? इंश्योर्ड को, है ना। इंश्योर्ड मीन्स पॉलिसी होल्डर। ओके, तो ये हो गया इंश्योरर। सेकेंड डेफिनेशन है पॉलिसी होल्डर, या इसे बोला जाता है इंश्योर्ड करके बोला जाता है, ए पर्सन और एंटिटी हु बाइज द पॉलिसी फ्रॉम इंश्योरर, पेज प्रीमियम टू इंश्योरर एंड समटाइम्स सबमिट द क्लेम। तो इंश्योर्ड क्या करता है? यहाँ पे पॉलिसी को खरीदता है, बाय करता है ना। किससे? इंश्योरर से। पेज प्रीमियम, प्रीमियम पे करता है, और कभी कभी क्लेम किया जाता है। अब हम हर महीने तो क्लेम नहीं करने वाले हैं, हर महीने तो कोई ना कोई एडमिट नहीं होने वाला है। साल में एक आध दो बार, मीन्स समटाइम्स यहाँ पे क्लेम भी किया जाता है। अब देखो कितना माइनर डिफरेंस है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, स्पेलिंग में। यस सर। दिख Yes. रहा है ना? एक यहाँ पे एक आर है और यहाँ पे एक डी है ना। इंश्योर्ड और इंश्योरर, कितना माइनर डिफरेंस है। अगर मैं आपको कोई वेबसाइट बताऊं, जैसे कि सपोज पॉलिसी बता लेते हैं हम यहाँ पे। ये देखो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर में गया। अब देखो कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर है ना, ऐसे लाइक डरना नहीं है ना। टेस्ट करते टाइम, ये करते टाइम, वो करते टाइम कुछ नहीं होने वाला है, जब तक आप प्रॉपरली आपकी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करते हो और पेमेंट नहीं करते हो, तब तक वो चीज कंफर्म नहीं होती है। आप 10 बार क्लिक करो, 10 बार कहीं पे भी जाओ, नो वरी अबाउट इट, है ना। जस्ट रिलैक्स। अब यहाँ पे तो इन्होंने, ओके, ये यूआई चेंज हो गया क्या इनका? यूआई देखो बहुत से बार यूआई चेंज होते रहता है। ये देखो इंश्योर्ड मेंबर्स दिख रहा है ये, फॉर ऑल इंश्योर्ड यस मेंबर्स सर। बिलो 18 ईयर्स एंड Yes, sir. अबव। अब यहाँ पे इंश्योर्ड, इंश्योर्ड का मीनिंग क्या होता है? पॉलिसी होल्डर। होल्डर। बट अगर कोई डेवलपर ने गलती से यह आर का डी कर दिया, तो पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा उस सेंटेंस का, करेक्ट। Yes. Yes, है sir. ना। सो बिकॉज ऑफ दिस वी नीड द बेसिक इंफॉर्मेशन और वी नीड द बेसिक नॉलेज अबाउट द डोमेन। अगर वो डोमेन का नॉलेज होगा तो ही हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे, है ना। देन नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। अब देखो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, अब बहुत सी बार क्या होता है ना कि हमने देखा कि इंश्योरर हो गया, है ना, मीन्स इंश्योरेंस कंपनी हो गई। एक है पॉलिसी होल्डर। अब सपोज एक पॉलिसी होल्डर है ना, उनके यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर्टी इंश्योरेंस निकाला हुआ था। अब प्रॉपर्टी इंश्योरेंस निकाला हुआ है, या फिर एक अलग एग्जांपल देता हूँ उनका। सपोज एक पेशेंट है, हॉस्पिटल के अंदर आया, उसका कुछ तो भी, उसने कैंसर की ट्रीटमेंट थी, 10 लाख का बिल हुआ उसका। बट इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, वो कुछ ना कुछ रीजन देके वो क्लेम को उन्होंने पास नहीं किया। तो जो पेशेंट की जो फैमिली जो है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर केस करेगी यस। कि हमारा तो, हमने पॉलिसी ली हुई Yes, है, sir. 10 साल से हम पे कर रहे हैं, बट फिर भी आप क्लेम नहीं पास करवा रहे हो, कुछ ऐसे रीजन देके आपने रिजेक्ट कर दिया। तो वो जो पेशेंट की जो फैमिली होगी वो केस करेगी। अब जब वो केस करेगी, तो हर बार क्या, जब भी कोर्ट के अंदर जब जाने की बार आएगी, या जो भी वैकेंसी उनको हेल्प लगेगी, तो क्या पेशेंट की फैमिली हर बार कोर्ट के अंदर जाएगी क्या? नो सर। No, sir. नो, है ना, क्योंकि बहुत से बार वो अवेलेबल हो गए, नहीं अवेलेबल हो गए, किसी को नॉलेज ही नहीं है ना, या फिर एक एजेड पर्सन है, उनको बार बार आना जाना नहीं है, तो वो क्या करते हैं? टीपी हायर करते हैं, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। वो क्या करता है? पूरा का पूरा मैनेज करता है। ए पर्सन और एंटिटी, एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है या फिर एक एंटिटी भी हो सकती है, एक छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, दैट मैनेजेस द क्लेम्स ऑफ पॉलिसी होल्डर और प्रोवाइडर एंड रिसीव्स पेमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्रीब्यूटर। तो वो मैनेज करते हैं क्लेम्स ऑफ पॉलिसी होल्डर। तो पॉलिसी होल्डर के जो कुछ क्लेम्स यहाँ पे होते हैं वो मैनेज किए जाते हैं बाय द टीपीए। वो यहाँ पे हेल्प करता है कि इंश्योरेंस कंपनी से प्रॉपरली क्लेम पास करवा के पेशेंट को यहाँ पे दिया जाए, है ना। एक मिडल लेयर होती है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर की, तो वो यहाँ पे हेल्प करते हैं, है ना। तो जब भी अगर यहाँ पे बात आती है, तो बीच में टीपीए थ्रू ही यहाँ पे सारा सेटलमेंट किया जाता है क्लेम रिलेटेड। एक डायरेक्ट यही होती है, क्या बोलते हैं, पोस्ट होती है ये। तो एक लिस्ट ऑफ थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं,
हम जब टेस्टिंग करते हैं उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। हमें इसका काम क्या है, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसके डीप में हमें जाना नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे इंश्योरर इंश्योर्ड की यहाँ पे जैसे फील्ड्स होगी ना, वैसे ही थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर की भी फील्ड होगी। वो फील्ड को सिर्फ सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। तो अगर ये शॉर्ट फॉर्म का आपको फुल फॉर्म और उसका बेसिक मीनिंग तो भी पता होना चाहिए। ये तीन डेफिनेशन क्लियर है सबको? एनीवन, एनी डाउट, Yes, sir. Yes, एनी sir. क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. ओके, ये धीरे धीरे क्लियर होगा। ये मैं आप लोगों को फील्ड्स दिखाऊंगा एप्लीकेशन के अंदर कहाँ पे होती है, तो आपको क्लियर हो जाएगी चीजें, है ना। अभी सिर्फ बेसिक चीजें ध्यान में रखो। देन हो गया ब्रोकर, जिसे हम इंश्योरेंस एजेंट के नाम से भी जानते हैं, है ना। इज एन एजेंट हु सेल्स द पॉलिसी टू द कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरर एंड रिसीव्स कमीशन इन रिटर्न फ्रॉम द इंश्योरर। तो ये इंश्योरेंस एजेंट क्या करते हैं? पॉलिसीज बेचते हैं और कमीशन लेते हैं। सिंपल। आपके भी कोई ना कोई रिलेटिव फ्रेंड्स कोई ना कोई इंश्योरेंस का एजेंट हो गए, पता है, कांटेक्ट में है ना। यस होगी, सर। हर एक पर्सन का कोई ना कोई होता है। और उनके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, उनके घर में, जब भी आप उनसे बात करते हो, हर जगह पे वो सिर्फ इंश्योरेंस 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 ही करते हैं, राइट? यस सर। Yes, sir. Yes. है ना। अगर कोई बहुत नजदीक के अगर कोई रिलेटिव है या फ्रेंड्स है जिनसे हम हमारे रिलेशन तोड़ नहीं सकते, या फिर चलो वो ठीक है, तो आप मजबूरी के अंदर एक छोटा मोटा प्लान परचेस कर लेते हो उनकी बातों में आके। किया है किसी ने? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. है ना। और अगर कोई दूर का फ्रेंड है या दूर का रिलेटिव है, तो हम उससे बात करना ही छोड़ देते हैं, है ना। थोड़ा दूरी बना के रखते हैं। अरे यार, जाएंगे तो यार वापस इंश्योरेंस इंश्योरेंस करेगा, उससे अच्छा उसको दूर ही रखो, पार्टी में मत बुलाओ उसको, है ना। करेक्ट है सर। ओके। बट या आई एम नॉट, यू कैन से, मैं उनके ये नहीं कर रहा हूँ, उस चीज के ऊपर उनका घर चल रहा है ना। सो यहाँ पे जैसे जोक्स अपार्ट, बट दिस इज द थिंग, है ना, कि एक पर्सनल कम्युनिकेशन एंड वर्क कम्युनिकेशन अलग अलग रखना चाहिए। बट इन इंडिया दिस इज नॉट लाइक दैट। ओके। तो ये चीजें होती है। तो एजेंट्स होते हैं जो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ के ऊपर यहाँ पे पॉलिसी सेल आउट करते हैं, और उसके अपोज में कंपनी क्या करते हैं, उन्हें यहाँ पे कमीशन देती है। ओके। देन आ जाता है क्लेम्स एंड इनवॉइस फ्रॉम द प्रोवाइडर टू द डॉक्टर फॉर द सर्विस रेंडर, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लेम्स क्या होता है कि हमें प्रॉपरली सारे इनवॉइसेस मिलते हैं और हम उसको फाइल करते हैं, है ना, टू द प्रोवाइडर। तो यहाँ पे क्लेम सेटल्ड होता है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि फ्रॉम प्रोवाइडर टू डॉक्टर? तो ऑब्वियसली जो कुछ पैसा मिलने वाला है तो इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को देती है ना। इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को देती है, तो इस वजह से यहाँ पे प्रोवाइडर टू डॉक्टर लिखा हुआ है। ओके। इसे यहाँ पे क्लेम बोला जाएगा। ये डेफिनेशन आपको कहीं पे भी कैन कहीं पे लिख के देनी नहीं है ना। रिटन एग्जामिनेशन नहीं होती है हमारी। तो ये सिर्फ समझो, है ना, और आपके लैंग्वेज में इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करो अगर पूछता है वो तो। ओके एवरीवन, है ना। यस सर। हाँ, देखो, Yes, sir. हर एक डेफिनेशन का आपको आपके लैंग्वेज में आंसर बनाना है। भले आप ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग देखो, या स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक मेथड देखो, या जो भी आप यहाँ पे पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, पर आपका बिहेवियरल कवरेज टेस्टिंग या एरर हैंडलिंग कवरेज टेस्टिंग, आप वो डेफिनेशन को समझो और आपके लैंग्वेज में आप उसको एक्सप्लेन करो प्रॉपरली विथ एग्जाम्पल, है ना। क्योंकि क्या है कि वो आपको कुछ ऐसे वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन नहीं पूछने वाला। इट इज नॉट ए कॉलेज एग्जाम के, नहीं यहाँ पे ये सेंटेंस मिसिंग है तो आपका आधा मार्क कट हो गया। इट इज नॉट लाइक दैट। आपको समझाते आना चाहिए, है ना। ये पूरा खेल समझने और समझाने का है, ये याद रखना। देन को इंश्योरेंस, आगे बढ़ते हैं। ओके, वी हैव 20 मिनट्स ना, ठीक है। आज है आपके ऑटोमेशन की क्लास? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। तो को इंश्योरेंस, अब देखो, हमने इंश्योरेंस देखा हुआ है, हमने इंश्योरेंस देखा हुआ है। को इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, सपोज एक पर्सन है, उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है ना। अब एक पर्सन है, एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ मैं आप लोगों को।
को इंश्योरेंस के अंदर सपोज यहाँ पे जॉन करके पर्सन है, उन्होंने यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है ना, वो हॉस्पिटल के अंदर गए, उनका यहाँ पे $10,000 का यहाँ पे क्या हुआ, बिल हुआ, है ना, $10,000 का यहाँ पे उनका बिल हो गया। अब जो ये जो $10,000 का जो बिल जो हुआ, वो कंप्लीट, है ना, कंप्लीट 100% जो है वो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जो है वो यहाँ पे पे करेगी। अभी तक ये टाइप के इंश्योरेंस आप लोगों ने देखे होंगे, राइट? Yes, sir. $10,000 उनका पूरा बिल जो था वो इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पे उन्हें दिया। बट को इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंसेस होते हैं। जब भी हम पॉलिसी खरीदते हैं तब ये जानना बहुत जरूरी है कि ये को इंश्योरेंस वाली पॉलिसी है या टोटल इंश्योरेंस वाली पॉलिसी है। क्योंकि को इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, अगर ₹10,000 का बिल आया जॉन को, तो उसमें से फॉर एग्जाम्पल 80% इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी एंड रिमेनिंग 20% जो होगा वो यहाँ पे पॉलिसी होल्डर को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि अगर आप 20% पे करोगे, है ना, अगर आप 20% पे करेगा पॉलिसी होल्डर या पेशेंट या जो भी है, तो ही रिमेनिंग 80% इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, अदरवाइज वो नहीं करेगी। तो ये मैक्सिमम जो होता है ये कार इंश्योरेंस के अंदर आता है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस में भी आता है ना। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट आपकी को इंश्योरेंस में पॉलिसी है या फुल इंश्योरेंस है ना। तो ये को इंश्योरेंस वाली पॉलिसी होती है कि जहाँ पे ये परसेंटेज वेरी करता है पॉलिसी टू पॉलिसी, कंपनी टू कंपनी। ये 70-30 भी हो सकता है, 50-50 भी हो सकता है, 90-10 भी हो सकता है। या फिर कंपनी ये भी बोल सकती है कि सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल ऐसा भी आएगा कि कंपनी ये भी बोलती है कि आपको 2000, सपोज $1,000 जो है वो यहाँ पे पॉलिसी होल्डर को पे करने ही पड़ेंगे, भले ही आपका बिल 10,000 आए या 50,000 आए या 1 लाख आए, डजेंट मैटर। मिनिमम ₹1,000 तो भी आपको यहाँ पे पे करने होंगे। तो फिक्स और परसेंटेज ऑफ अमाउंट हैज टू बी पेड बाय द पॉलिसी होल्डर एंड द रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। एनी क्वेश्चन? एनीवन? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, ऑल गुड, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. यहाँ पे ठीक है। सो दिस इज इट। और ये जो को इंश्योरेंस की जो पॉलिसी जो खरीदी जाती है, ये देखो, ए फॉर्म ऑफ मेडिकल कॉस्ट sharing in health insurance plan that requires an insured person to pay a fixed dollar amount, fixed dollar amount भी हो सकती है, और stated percentage of medical expenses या फिर कोई परसेंटेज भी हो सकते हैं। आफ्टर द डिडक्टेबल अमाउंट इफ एनी वॉज पेड, डिडक्टेबल अमाउंट जो होती है ना, इट इज एन फिक्स अमाउंट, एक फिक्स डॉलर अमाउंट होती है जो यूजुअली पर ईयर इंश्योरर को पे करनी होती है। आपने भी देखा होगा कि साल में एक तो भी ऐसा प्रीमियम होता है जहाँ पे उसकी प्रीमियम की वैल्यू ज्यादा होती है ना, 100-200 या फिर 1,000-2,000 रुपए से वो ज्यादा होती है। वो एक फिक्स वैल्यू होती है जो कंपनी लेती है, उसे डिडक्टेबल बोला जाता है। और ये को इंश्योरेंस के अपोज में जो पेमेंट किया जाता है ना, सपोज ये जॉन ने को इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदी है और वो क्या कर रहा है, ये 80% पे कर रहा है, ये 20% पे कर रहा है। तो ये जो पेमेंट जो किया जाएगा, उस पेमेंट को को पे बोला जाता है या को पेमेंट बोला जाता है, फुल फॉर्म, है ना। ए फॉर्म ऑफ मेडिकल कॉस्ट शेयरिंग इन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान रिक्वायर एन इंश्योर्ड पर्सन टू पे, है ना, यहाँ पे टू पे स्टेटेड अमाउंट ऑफ और फिक्स डॉलर अमाउंट, है ना। मेडिकल सर्विसेज रिसीव्ड द इंश्योरर इज रिस्पॉन्सिबल टू रेस्ट ऑफ द रिइम्बर्समेंट। तो बाकी जो है वो
इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो वो जो 20% अमाउंट जो पे की जाती है, तो ये जो पेमेंट जो किया जा रहा है को इंश्योरेंस के अपोज में, उसे को पे या को पेमेंट के नाम से पेमेंट। बोला जाता है ना। और ये जो डिडक्टेबल जो एक से फिक्स डॉलर अमाउंट जो होती है, वो यूजुअली पर ईयर यहाँ पे चार्ज की जाती है टू द पॉलिसी होल्डर। ये तीन डेफिनेशन क्लियर है सबको? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनीवन? नो सर। सर जो बढ़े आगे? डिडक्टेबल मीन्स जो अपन ईयर को यस। जो पेमेंट करते हैं वही रहता है ना डिडक्टेबल? नहीं, ये टोटल पेमेंट नहीं होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ पेमेंट। कि सपोज अगर यहाँ पे पॉलिसी होल्डर जो है, वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे $2000 अगर यहाँ पे कर रहा है एज ए प्रीमियम, यस सर। प्रीमियम पर ईयर, है ना, पर मंथ सपोज पकड़ के चलते, पर मंथ काम लेते हैं, तो उसमें से ये जो पर मंथ जो होता है, या फिर ईयर ही पकड़ लो, है ना, ये जो पर ईयर वाला जो होता है ना, एक प्लान होता है पर ईयर हम पे करते हैं, एक होता है पर मंथ पे करते हैं, हमारे ऊपर होता है। तो अगर वो $2000 एज ए पर ईयर अगर पे कर रहा है, तो इस 2000 में से कुछ तो भी 150, सपोज $150 जो हो गए, वो एज ए उसके डिडक्टेबल कट होते होंगे, है ना। ओके, तो सर वो इसमें काय के से लिए रहते हैं डिडक्टेबल यानी? वो कंपनी एक को जाते क्या फिक्स सर वो अमाउंट पैसे? होती है, हाँ, एक फिक्स अमाउंट होती है जो कंपनी यहाँ पे लेती है, इट्स रिलेटेड टू द प्रॉफिट समझ के चलो, है ना, या फिर जो ओके। सर्विसेज जो दी जा रही है उसके अपोज में। अगर वो पर मंथ यहाँ पे कर रहा है, तो वो डिडक्टेबल जो होता है वो साल में एक बार किसी एक प्रीमियम के अंदर ऐड होके आएगा। अगर वो हर साल पे कर रहा है, सपोज वो हर हर महीने $300 रुपए दे रहा है, तो किसी एक महीने में उसको $400 आएगा। तो वो जो एक्स्ट्रा का $100 जो होगा वो उसका डिडक्टेबल होता है। ओके। ओके सर। हम्म। ये जो होता है डिडक्टेबल, अब उसके भी पीछे एक रीजन है, वो मैं बताता हूँ ये डिडक्टेबल क्यों लिया जाता है। आप लोगों ने कोई कोई पॉलिसी देखी होगी जहां पे लिखा हुआ होता है कि आपको प्रीमियम पे करते रहना है, और 4 साल के बाद आपको उसके बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो गए। वेटिंग पीरियड बोला जाता है 4 साल का। यस सर। सुना है यस। किसी ने? है यस। ना। यस सर। देखो यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं, ये हेल्थ इंश्योरेंस है केयर का, है ना, यहाँ पे क्लेम्स पेड विद इन, 3 मंथ बोला है सर। गया क्या ऊपर? हाँ, यस सर। ये देखो एग्जिस्टिंग इलनेस कवर। अगर कोई ऑलरेडी कोई बीमारी है किसी पर्सन को, तो 3 साल का वेटिंग पीरियड है यहाँ पे, है ना। तो ये जो 5,000 का जो प्रीमियम जो आ रहा है, ये 3 साल तक यहाँ पे पर मंथ, ये क्या है, 5,000, ये पर, ओके, ये ईयर का है, 1 साल का ही है ना। तो एक यहाँ पे 3 साल तक मीन्स 5 15 7 7 21, तो ये 17,000 18,000 उनको पहले पे करने होंगे 3 साल तक। 3 साल तक, अगर 3 साल के अंदर अगर उस पर्सन को कुछ भी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती है। 3 साल तक प्रीमियम पे करने के बाद फोर्थ ईयर के अंदर अगर उस पर्सन को कुछ हुआ और एडमिट किया गया, ये डायबिटीज थायराइड उसकी वजह से, तो फिर उसको क्लेम दिया जाता है। और 3 साल के बाद जो फोर्थ ईयर का जो प्रीमियम जो होता है, उसके अंदर डिडक्टेबल ऐड करके आता है ना। तो डिडक्टेबल कब आता है? कि दैट इंश्योर्ड पर्सन पेज बिफोर द इंश्योरर स्टार्ट्स टू मेक पेमेंट फॉर कवर्ड मेडिकल सर्विसेज। जब भी मेडिकल सर्विसेज मिलना स्टार्ट होगी उसको, उसके पहले उसको ये डिडक्टेबल पे करना होगा। थोड़ा ट्रिकी है, बट समझ में आ जाएगा एक दो बार रीड करोगे तो। ये इंश्योरेंस रिलेटेड है। ये जब हमारे हेल्थ केयर एप्लीकेशन में क्लेम फाइल किया जाता है, या क्लेम रिलेटेड फील्ड्स हम ऐड करते हैं वहां पे कि डिडक्टेबल इतना है, को पेमेंट इतना है, इंश्योरर का नाम ये है, इंश्योर्ड का नाम ये है, टीपीए का नाम ये है। तो जो हम फील्ड्स जो सिलेक्ट करते हैं ना, ये फील्ड्स की इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो फील्ड्स क्या है। अगर आपने एप्लीकेशन देखा, डिडक्टेबल इज इक्वल टू 500 लिखा हुआ होगा, बट व्हाट इज डिडक्टेबल, ये भी तो समझ में आना चाहिए। ओके एवरीवन, यस सर। है ना। ठीक है। यस सर।
ओके 10 मिनट्स तो ये हो जाएगा हमारा। ये मेडिकेयर। देखो जैसे हमारे इंडिया में गवर्नमेंट की कुछ सर्विसेज होती है या गवर्नमेंट के कुछ योजनाएं होती है, और स्टेट गवर्नमेंट की कुछ होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग, स्टेट गवर्नमेंट की अलग। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की आयुष्मान भारत योजना, और हमारे स्टेट गवर्नमेंट की आई गेस महात्मा ज्योतिबा फुले है कदाच, है ना, आई एम नॉट श्योर बट Yes, आई sir. गेस, नहीं सर। यस सर। है ना। तो वैसे ही और सीनियर सिटीजन के लिए अलग होता है ना। तो वैसे ही फॉरेन के अंदर, नॉर्मली यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका के अंदर मेडिकेयर करके होता है। मेडिकेयर किसके लिए होता है? फेडरल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम। फेडरल मीन्स गवर्नमेंट का। फॉर सीनियर सिटीजन एंड परमानेंटली डिसेबल्ड पीपल। जो परमानेंटली डिसेबल्ड पीपल जो होते हैं, हैंडीकैप जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं, उन लोगों के लिए या फिर सीनियर सिटीजन लोगों के लिए जो प्रोग्राम रन किया जाता है इंश्योरेंस रिलेटेड, उसे मेडिकेयर बोला जाता है। और मेडिकेड, तो ये जॉइंट एंड स्टेट प्रोग्राम दैट हेल्प्स लो इनकम फैमिलीज एंड इंडिविजुअल्स पे फॉर द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द मेडिकल केयर। तो जो लो इनकम फैमिलीज जो होती है, उनके लिए जो प्लान जो होता है उसे मेडिकेड बोला जाता है ना। तो मेडिकेड एंड मेडिकेयर, इसकी भी कुछ छोटी मोटी थर्ड पार्टी कंपनीज होती है जिनके नाम मैं आपको बताऊंगा, उसकी पूरी लिस्ट भी दी है मैंने। यहाँ पे देखो, ये पूरी की पूरी लिस्ट भी है, ये हम देखेंगे। तो ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि दिस इज द टाइप ऑफ इंश्योरेंस, कि जब हम फॉर्म फिल करेंगे, क्लेम्स का जब फॉर्म सेटल करने के लिए जाएगा, तब वहां पे होगा कि ये मेडिकेयर के अंदर आता है, मेडिकेड के अंदर आता है, या फिर कोई अलग कंपनी का है यहाँ पे, है ना। सपोज वो सीनियर सिटीजन भी नहीं है और लो इनकम फैमिली वाला भी नहीं है, बट उसके पास एक अच्छी खासी कंपनी का इंश्योरेंस है, तो वो किस में आता है, टाइप ऑफ इंश्योरेंस में, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। एंड देन द लास्ट डेफिनेशन, हिप्पा, है ना। इसे हिप्पा बोला जाता है। जब आप हेल्थ केयर, अगर सपोज आपने हेल्थ केयर एप्लीकेशन अभी पढ़ा और हेल्थ केयर के ही कंपनी में आप जॉब पे लग गए, उसका एप्लीकेशन टेस्टिंग के अंदर, तो सबसे पहले जो आपकी इंटरनल ट्रेनिंग की जाएगी वो हिप्पा की ट्रेनिंग होगी। आपको हिप्पा की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अंदर ये जो डेफिनेशंस जो हमने देखे ना, यही सारी डेफिनेशंस का नॉलेज दिया जाएगा आपको, कि मेडिकेयर क्या होता है, मेडिकेड क्या होता है, उनकी फंक्शनलिटी कैसे वर्क करती है, क्या थोड़े बहुत रूल्स रेगुलेशन, अगर सपोज वो यूरोप का है तो यूरोपियन रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। हमारे जैसे इंडिया का है तो इंडिया के कुछ रूल्स रेगुलेशन अलग है, अमेरिका का है तो अमेरिका के कुछ रूल्स रेगुलेशंस अलग है। तो वो आपको थोड़े बहुत बेसिक बताया जाता है, सो दैट यू कैन टेस्ट योर एप्लीकेशन इन प्रॉपर मैनर। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विथ डॉक्टर्स, hospitals, healthcare providers, and health plan must follow in order to provide their services। तो ये सारे के सारे लोगों के एक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो सारे लोगों को फॉलो करने होते हैं, एंड ऑन दैट बेसिस हमारा एप्लीकेशन डेवलप होता है। क्लियर? यस सर। है ना। जैसे कि अभी तक Yes. इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी क्या थी? बैन थी, है ना। बट अभी इंडिया में वो लीगल हो चुकी है, बट 30% टैक्स के उसके ऊपर, है ना। तो वैसे ही हमें बाय रूल चलना पड़ता है कंट्री टू कंट्री। तो यस सर। हिप्पा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। समटाइम्स कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, ये गलती से कोई पूछ लेगा, जिसको ये फुल फॉर्म याद है वो ही पूछेगा। जिसको ये फुल फॉर्म याद नहीं है वो आपको खुद होके पूछेगा क्या, कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ हिप्पा? नो सर। नो सर। नहीं, है ना। उतना नॉलेज सामने वाले को भी होना चाहिए, है ना। ये जब खत्म होगा ना हमारा प्रोजेक्ट, लिटरली बताओ तो आप किसी हेल्थ केयर कंपनी में जाना, और वहां पे जो डेवलपर टेस्टर होगा ना, उसको ये तीन चार चीजें पूछना जो हम पढ़ेंगे ना आगे जाके, वो सारी चीजें गारंटेड बोलता हूँ कि 10 लोगों को पूछोगे तो उसमें से दो या तीन लोग ही या चार लोग ही उसका अच्छे से आंसर दे पाएंगे, थोड़ा बहुत नियर अबाउट, बाकी कोई नहीं दे पाएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो मार्केट में लिटरली, अगर आपको बताओ तो आपने भी ये देखा होगा यूट्यूब से पढ़ के, या स्केलर एकेडमी, ये एकेडमी, वो एकेडमी, वो ये वाले ना, ये आपको इतना नॉलेज नहीं देते, डोमेन नॉलेज नहीं देते, वो आपको टेक्नोलॉजी का नॉलेज देते हैं। और कंपनी में जाने के बाद मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हुए हैं कि जो 5-5 साल उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, बट उनको ये भी पता नहीं होता है कि वो प्रोजेक्ट कौन से डोमेन का है, या कौन से वो कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, या उसके अंदर और कौन सी फंक्शनलिटी है। वो सिर्फ एक ही फंक्शनलिटी के ऊपर काम करते रहते हैं,
जैसे कि पेटीएम पेटीएम में कोई लगा हुआ बंदा है, वो सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट टिकट्स के ऊपर ही काम कर रहा है, फ्लाइट टिकट्स के मॉडल के ऊपर। उसको पता ही नहीं है कि पेटीएम के अंदर और कितनी ज्यादा डिफरेंट फंक्शनलिटीज है ना। यस सर। तो अभी हम आए पिक्चर में, है ना। अभी हमारा पिक्चर स्टार्ट हुआ जब हमारा लेक्चर खत्म होने पे आया, है ना। तो द नेम ऑफ एप्लीकेशन इज पीएमएस एप्लीकेशन। हेल्थ केयर एप्लीकेशन के अंदर इसके आपको अलग अलग नाम बहुत सारे मिलेंगे। आईएमआर मिलेगा, ईएमआर मिलेगा, पीएमएस मिलेगा, है ना। हमारा जो एप्लीकेशन जो है, हमें बोलना है कि हम प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या प्रैक्टिस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर हम यहाँ पे काम करते हैं, है ना। प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या प्रैक्टिस मैनेजमेंट सिस्टम, पीएमएस एप्लीकेशन शॉर्ट फॉर्म। तो ये पीएमएस एप्लीकेशन डेवलप करने वाली बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, ये उनके नाम, ग्रीन मेड, एडवांस मेड। सर ये सॉफ्टवेयर इंडिया में यूज नहीं होते। होते हैं ये, इंडिया में भी यूज होते हैं, है ना। बट नॉर्मली इंडिया में क्या है ना, कि इंडियन कंपनीज ज्यादा है, फॉरेन के कम है। लोकल जो होते हैं ना, लोकल एप्लीकेशन ज्यादा यूज किए जाते हैं इंडिया में। और इंडिया में अभी तक आप लोग देखोगे तो जो मीन्स जो मल्टी स्पेशलिटी है, जो बहुत बड़े, वही हॉस्पिटल्स ये यूज करते हैं। बाकी अब आपके गांव में भी देखोगे, छोटे मोटे सिटी में देखोगे तो ज्यादातर नहीं यूज किए जाते हैं, है ना। नॉर्मली अभी भी सब पेन पेपर पे ही फॉलो अब किया जाता है ना। तो दैट्स वाई। बट वहां पे छोटे से छोटे क्लिनिक को ये परचेस करना ही होता है। तो ये ग्रीन मेड, एडवांस मेड, प्रैक्टिस एमडी, ग्रीन वे, प्रोवाइडर वे, नेक्स्ट जेन, ये एक टाइम पे बहुत बड़ी कंपनी थी नेक्स्ट जेन। अभी उनका शेयर डाउन हो गया है। देन ओपन ईएमआर, मेड फ्यूजन, है ना। ये जायंट्स है, बड़े बड़े जायंट्स। अगर आपको और कंपनीज देखनी है कि यूएसए के अंदर या और कहीं पे कितनी कंपनीज है, तो ये देखो मैंने आपको डायरेक्टली पूरा बनाया बनाया दिया हुआ है। आपको सिर्फ कॉपी करना है, यहाँ पे जाना है, पेस्ट करना है, एंटर करना है ना। आपको डायरेक्टली लिस्ट ऑफ कंपनीज आ जाएगी। अगर आप देखोगे लिस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट इंश्योरेंस कंपनी, सिर्फ यूएसए के अंदर कितनी कंपनीज काम कर रही है। तो ये देखो प्रॉपर्टी और क्या, ये हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये देखो इंश्योरेंस कंपनीज है ये सारी की सारी। अब इंश्योरेंस है तो उसमें भी हेल्थ केयर का पार्ट थोड़ा बहुत आ जाता है। तो ये इंश्योरेंस कंपनी कंप्लीट, है ना। अगर हमें ये देखना है कि हेल्थ केयर की कितनी कंपनीज है, तो सिंपली जाओ, कॉपी करो, डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट करो, एंटर करो, आपके सामने हेल्थ केयर की कंपनीज आ जाएगी। तो ये देखो, ये स्टेट वाइज है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आपको पता होगा 50 स्टेट्स आर देयर, है ना। जैसे हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र है, गुजरात है। तो वहां पे अगर आपको ये देखना है कि नॉर्थ डकोटा के अंदर कितनी है, नॉर्थ कैरोलिना में कितनी है, ओहियो में कितनी है। अभी सबसे ज्यादा फेमस उनका जो अभी न्यूज में कौन सा चल रहा है स्टेट उनका, आग लगी है जहाँ पे बहुत ज्यादा, पता है कैलिफोर्निया। किसी को? एले लास वेगास। कैलिफोर्निया। लॉस वेगास। लॉस एंजलिस, यस। है ना। चार अलग अलग जगह पे आग लगी है, वो नॉट एट द ओनली वन पॉइंट के ऊपर नहीं है ना। अगर हम सपोज यहाँ पे फ्लोरिडा का मैं अगर ओपन करता हूँ, तो ये फ्लोरिडा के अंदर कितने हैं, तो ये देखो ये इतने कंपनीज है यहाँ पे। तो ये क्या है, जो रजिस्टर्ड है प्रॉपर, है ना, जो अच्छा खासा उनका वेबसाइट भी है, रजिस्टर्ड है, अच्छे खासे उनके क्लाइंट्स है, उनका यहाँ पे रजिस्टर्ड होता है विकिपीडिया के ऊपर। बाकी और इसके बाहर भी और बहुत सारी कंपनीज होती है जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है ना। तो आप सिंपली अगर उसकी इंफॉर्मेशन देखनी हो तो कोई कंपनी को ओपन कर सकते हो, है ना। यहाँ पे उसकी वेबसाइट भी मिल जाती है, वेबसाइट देख सकते हो उसकी। अब देखो ये जो पीएमएस एप्लीकेशन जो है, ये देखो ये वेबसाइट बंद पड़ गई उसकी, दिख रहा है ना, दिस डोमेन इज फॉर सेल, क्लिक हियर टू कॉल। तो ये जो है ये बंद पड़ गई है। बट ये कंपनी है ना, 1995 से काम कर रही है। इनका कुछ डोमेन चेंज हो चुका होगा। हमारे पास है हेल्थ केयर के एप्लीकेशन, जो मैं आपको टेस्टिंग के लिए दूंगा, आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। बट उसके पहले मैं आपको उसके ऊपर पूरा फ्लो रन करके दिखाऊंगा कि कैसे वो रन होता है। यस सर। ये देखो, अगर यहाँ पे भी अगर कंपनीज देखनी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विकिपीडिया के ऊपर ही है, G2 के अंदर भी आपको मिल जाएगा, है ना। देखो 532 लिस्टिंग मेडिकल प्रैक्टिस, 532 कंपनीज तो यहाँ पे ही है।
तो ये मॉडमेट करके कंपनी है, तो इनकी वेबसाइट को आप थोड़ा, आज का आपका यही होगा एक होमवर्क टाइप की, जो हमने पढ़ा हुआ है उसे थोड़ा गो थ्रू करो, है ना, देखो चीजों को कैसे काम कर रही है ना, धीरे 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 आपका यहाँ पे नॉलेज थोड़ा इम्प्रूव करो। ये पिक करके कंपनी हो गई, यहाँ पे आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम से यहाँ पे मिलेंगे। अब देखो, जैसे कि ये पीएमएस एप्लीकेशन है, जैसे आपका अमेजोन फ्लिपकार्ट है, आप इजीली लॉग इन करके चेक कर सकते हो, बट पीएमएस एप्लीकेशन बेसिकली हॉस्पिटल्स के लिए बनाया गया है। हॉस्पिटल्स को वो पेमेंट करके परचेस करना पड़ता है। वैसे अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप डायरेक्टली प्रैक्टिस कर पाओगे क्या उसके ऊपर? नो। नो, है ना। तो बेसिकली इट इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आप सारे के सारे, कोई भी आपने कंपनी उठा ली और उसके उसके वेबसाइट के ऊपर या उसके एप्लीकेशन के ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। सो यू नीड डेमो एप्लीकेशन, आपको डेमोस चाहिए होंगे जो सेम मेन एप्लीकेशन के ही डेमो होते हैं, है ना। ये देखो यहाँ पे फ्री ट्रायल अवेलेबल है, तो इनका आप फ्री ट्रायल ले सकते हो, बट उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर वो उनका लॉगिन्स देंगे, फिर वो होता है, तो वहां पे हम नहीं जाएंगे। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को एप्लीकेशन दिखाऊंगा, वहां पे आप प्रैक्टिस कर पाओगे, है ना। आर यू ओके एवरीवन? समझ यस में आ सर। रही चीजें, है ना? Yes, Yes. sir. ओके, ऐसे चलने देना है या कुछ चेंजेस करने हैं? इफ यू नीड No, एनी sir, it's चेंजेस, fine. प्लीज लेट नो मी नो, सर, इट्स फाइन No, सर। It is okay, sir. है ना। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे बेस क्रिएट करेंगे और चीजों को और आगे जाकर थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। प्रॉपर एग्जीक्यूशन देखेंगे, प्रॉपर मैं आप लोगों को यूजर स्टोरीज भी दूंगा, और ये प्रोजेक्ट के आखिरी तक मैं गारंटी देता हूँ कि आप खुद के बेसिस के ऊपर यूजर स्टोरी बनाना, उसको प्रिपेयर करना, उसके डिफेक्ट्स निकालना आप सीख जाओगे। आपको बहुत हैंडी हो जाएगी वो चीजें, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको। यस सर। यस सर, आ गए क्या अभी ऑटोमेशन? हाँ सर, आ गए आई गेस। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, हैव गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो ऑन आवर सेम टाइम। थैंक यू सर। Bye, sir. थैंक यू। नाउ ओवर टू यू सर, कंटिन्यू। Good evening, all. Good evening. Good evening, गुड sir. इवनिंग सर। Good evening.